यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होगा एक्सकवेशन, राइट। एक्सकवेशन सेफ्टी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सकवेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सकवेशन? एक्सकवेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग द अर्थ और ट्रेंचिंग ऑन अर्थ और रिप्लेसिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तीन चीज बोले इसमें। डिगिंग द अर्थ माने खुदाई करना, जमीन को खुदाई करने का एक मेथड है। और रिप्लेसिंग द लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सरफेस का जो लेयर उसको रिप्लेस करना, उसको हटाना, रिमूव करना उसको। उसको या फिर बोलते हैं ट्रेंचिंग। ट्रेंच मतलब क्या होता है? सुरंग बनाना। ट्रेंच मतलब खोद करके जो बनाते हैं वो। इसको, इस प्रोसेस का नाम है एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन करने का क्या रीजन है? एक्सकवेशन करने का जो मेन रीजन है हमारा, वो ये है कि हम एक्सकवेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा फाउंडेशन बनाना है। द मेन रीजन ऑफ डूइंग एक्सकवेशन इज टू बिल्ड फाउंडेशन। फाउंडेशन बनाने के लिए हमको एक्सकवेशन का काम करना है। तो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी मैन मेड कट ऑन अर्थ। आदमी के द्वारा कोई जो अर्थ के ऊपर जो कटिंग करते हैं, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। कैविटी मालूम है? कैविटी बोलते हैं सुरंग हो जाना, उसको बोलते हैं कैविटी। कैविटी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। ट्रेंच खोदना, उसको बोलते हैं, जो हम लोग टनल बनाते हैं तो ट्रेंच खुदाई होता है ट्रेंच का। और डिप्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस का डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब हटाना। अगर अर्थ सरफेस को हम लोग क्या करते हैं? डिप्रेस करते हैं, यहाँ से हटाते हैं अर्थ सरफेस को। दिस इज कॉल्ड एक्सकवेशन। तो नो नीड टू से इंटायर डेफिनेशन ऑफ एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का पूरा जो है ना, जितना चीजें सारा बताने की जरूरत नहीं है। आप वन लाइन में आंसर दे सकते हो, इन वन लाइन, कि एक्सकवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग द अर्थ। अर्थ को खोदने का एक प्रोसेस, डिगिंग द, और फॉर्मेशन ऑफ कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू मेक फाउंडेशन। फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग करते हैं, और खोदने का कोई रीजन नहीं है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? जब हमारा पॉन्ड, वाटर स्टोरेज टैंक बनाते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड कोई चीज बनाते हैं, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है? एक्सकवेशन करना पड़ता है। अब एक्सकवेशन कैसे किया जाता है? एक्सकवेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, बाय मैनुअल और विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। मैनुअली हम लोग करते हैं और मशीनरी भी यूज करते हैं। जैसे मैनुअली जब थोड़ा सा एक्सकवेशन करना रहा, थोड़ा सा खुदाई करना रहा, जैसे हम लोग के घर में अगर कोई बना थोड़ा सा काम वगैरह हो, तो हम लोग मैनुअली एक्सकवेशन कर लेते हैं। जैसे सीवेज का टैंक बनाना है, ठीक है, सीवेज टैंक वगैरह बनाना होता है, अंडरग्राउंड टैंक बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? मैनुअली एक्सकवेशन करते हैं। लेबर आता है, लेबर उसको खुदाई करता है, वो मैनुअल एक्सकवेशन हो गया। मगर जब हमको बड़ा बड़ा खुदाई करना है, बड़ा बिल्डिंग का अगर बड़ा फाउंडेशन लेना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जेसीबी मशीन यूज करते हैं, एक्सकावेटर यूज करते हैं। ये सारा मशीन हमारा क्या होता है? यूज होता है एक्सकवेशन करने में। तो इसी तरह से है ना, ये प्रोसेस एक्सकवेशन होता है। इसका एक्सकवेशन क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जेसीबी मशीन है, जैसे मशीन, जेसीबी मशीन क्या है? एक्सकवेशन का कर रहा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं, ये क्रॉल, क्रॉल है जो चैन वाला जो रहता है, उसको बोलते हैं क्रॉल क्रेन या फिर क्रॉल मशीन। इसमें चैन वाला रहता है, तो ये क्या करता है? ये भी एक एक्सकवेशन का मशीन है, जो जमीन में क्या होता है? लेयर को बराबर करने के लिए, लेयर बराबर करने के लिए काम आता है। तो ये सारा मशीन हमारा एक्सकवेशन में होता है। ये हमारा मैकेनिकल एक्सकवेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ मशीन। अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सकवेशन में क्या क्या हजार्ड है, व्हाट आर द हजार्ड इन एक्सकवेशन, ठीक है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सकवेशन। हजार्ड एक्सकवेशन में क्या क्या है? देखो यहाँ पे, देखो आप सोचो यहाँ पे क्या क्या हजार्ड है। ये डायग्राम को देखो और खुद से सोचो क्या हजार्ड है। सबसे पहला हजार्ड ये है, जहां पे भी गड्ढा खुदाता है वहां पे आदमी के गिरने का हजार्ड है। कोई आदमी इस गड्ढे के अंदर गिर सकता है। दूसरा हजार्ड है कि मशीन का ओवरटर्न हो सकता है। ये जैसे भी मशीन है, ये जैसे भी मशीन का अगर बैलेंस बिगड़ता है और ये और सामने आ जाता है, तो क्या करेगा? ये मशीन ओवरटर्न हो जाएगा। ओवरटर्न मतलब पलट जाना। जैसे हाईवे पे क्या होता है, कभी कभी ओवरलोडेड ट्रक जो है ना, ओवरटर्न हो जाता है, यानी पलट जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा एक हजार्ड है कि मशीन ओवरटर्न हो सकता है। अगर मशीन ओवरटर्न होता है, कोई मशीन इसके अंदर गिरता है, तो इसके अंदर जो वर्कर काम कर रहा है वो क्या करेगा? वो सेफ रहेगा? बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा। उसका उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो डेथ भी हो सकता है उसका। तो ये हमारा जो है ना, ये सबसे पहला हजार्ड हो गया कि मशीन ओवरटर्न हो सकता है। दूसरा हजार्ड क्या हो गया? दूसरा हजार्ड ये है कि पर्सन, फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है। अगर इसको हम क्या करेंगे? बैरिकेड नहीं करेंगे, इस एरिया को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो बैरिकेड नहीं करेंगे, तो कोई आदमी इसके अंदर गिर सकता है। और जो है ना, हमारा सामान भी गिर सकता है, फॉल फॉल ऑफ मटेरियल गिर सकता है। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं एक्सकवेशन का डेब्रिस, जो ढेर हो गया, जो खोदने के बाद हमारा जो है ना मटेरियल, जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, अर्थ का जो मिट्टी वगैरह निकलता है, वो सारा चीज को अगर हम यहीं पे जमा करके रखेंगे, तो क्या होगा? ये जा आकर के इसके अंदर गिर सकता है। तो ये भी हमारा क्या हजार्ड है, ठीक है। दूसरा हजार्ड क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे जब हम खुदाई कर रहे हैं ना, जब यहाँ पे खुदाई हो रहा, समझो,
यहाँ पे अगर खुदाई हो रहा, तो देखो ये जो खुदाई हो रहा हमारा, इसके नीचे में अंडरग्राउंड केबल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड केबल हो सकता है, या अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अब मेट्रो सिटीज में क्या होता है, सारे जो यूटिलिटीज का है, जितने भी यूटिलिटीज का जो पाइपलाइन होता है सारा अंडरग्राउंड होता है, ऊपर से ग्राउंड के ऊपर से लेके नहीं जाते हैं। इसलिए क्या होता है, कंपनीज के अंदर भी क्या होता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज होता है। पाइप, वाटर का पाइपलाइन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का केबल हो गया, और सीवेज का पाइपलाइन हो गया, गैस का पाइपलाइन हो गया, इस तरह के बहुत सारे चीज होते हैं जो अंडरग्राउंड होता है। अगर ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज ये सारे लाइव है, चालू है सारे अंडरग्राउंड फैसिलिटी, तो ये क्रेन से क्या होगा, ये डैमेज हो सकता है। तो ये भी क्या है, हजार्ड है, ये हमारा हजार्ड है। तो इस तरीके से हजार्ड आता है। दूसरा हजार्ड क्या होता है, इसमें बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे आप गड्ढा में जाओगे, अगर आप गड्ढा में उतरते हो, तो आपका वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जैसे खुले एनवायरनमेंट में जो आपको ऑक्सीजन मिलता है, वो आपका गड्ढा में वो ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो लैक लैक ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, ये क्या है, हजार्ड है। तो आगे ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो ये सारा चीज आपको, जब आप जब आप सेफ्टी ऑफिसर बनते हो, कंपनी में काम करते हो, तो आपको सिचुएशन और सिनेरियो को देख करके इमीडिएट हजार्ड माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बुक खोल करके उसको स्टडी करेंगे, बुक खोल करके उसको पढ़ेंगे, बल्कि हम देखेंगे वहां पे साइट पे जाएंगे। जैसे हम क्या बताए, ये सारा चीज देख करके हमने हजार्ड बताया ना आपको, सारे हजार्ड्स बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो पॉइंट्स बाद में आएंगे, मगर हमने क्या किया, ये सारी चीज को देख करके बताया। तो ऐसे ही आपको क्या होगा, कंपनी के अंदर जहाँ ऑपरेशन चल रहा, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज चल रहा, वहां पे आपको एक्टिविटी को देख करके आपको सारे मालूम हो जाने चाहिए क्या क्या हजार्ड है। एक जनरल सी बात एग्जांपल देते हैं हम। ठीक है, आप जाओगे कहीं पे, देख रहे कहीं पे काम वाम होता है, ठीक है, काम वाम हो रहा कहीं पे, तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आदमी क्या गलती कर रहा है, इसमें इसको एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको मालूम चल जाएगा। तो यही तो हजार्ड है, वो चीज जिससे आदमी का किसी न किसी किस्म का भी इंजरी हो सकता हो, वो सारा चीज जिससे आदमी का, काम करने वाला एम्प्लॉय का, काम करने वाला वर्कर का किसी भी किस्म का इंजरी हो सकता है, उसको हम लोग हजार्ड कहते हैं। यही तो डेफिनेशन का हजार्ड है, हजार का यही डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग सिनेरियो को देख करके, सिचुएशन को देख करके हम लोग हजार्ड को पहचान लेंगे कि यहाँ पे ये हजार्ड है। तो इस तरीके से ये सारा देख करके हम लोग हजार्ड मालूम हो जाता है। तो ये इस हजार्ड को हमारा, अब हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट से, पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या हजार्ड है, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे एसोसिएटेड हजार्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसोसिएटेड? एसोसिएट मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी इस काम में क्या हजार्ड है, व्हाट आर द हजार्ड एसोसिएटेड, इस काम से जुड़ा हुआ है, यानी एक्सकवेशन के काम से कौन कौन सा हजार्ड जुड़ा हुआ है, ये इसका मीनिंग है एसोसिएटेड का, एसोसिएटेड का, सॉरी। सो एसोसिएटेड हजार्ड कौन कौन सा है इसमें? सबसे पहला हम लोग हजार्ड बताया आपको कि फॉल ऑफ पर्सन इनटू द एक्सकवेटेड पिट। फॉल ऑफ पर्सन इनटू द एक्सकवेटेड पिट, यानी कि जो एक्सकवेशन का जो हम लोग गड्ढा बना है, जिसको बोलते हैं पिट। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा, जो हमारा एक्सकवेशन का गड्ढा बना हुआ है, इसमें एक हजार्ड है कि आदमी इसमें गिर सकता है, इसलिए हमको इसको बैरिकेड करना होगा, ये इसका प्रिकॉशन है। तो फॉल ऑफ पर्सन सबसे पहला हजार्ड है। दूसरा है कोलैप्स ऑफ एक्सकवेशन साइड वॉल, collapse of excavation sites and falling of excavated material or to the person working within the excavation. Collapse of excavation sites, excavation site का collapse हो जाना, falling of excavation material on to the person वर्किंग विद इन द एक्सकवेशन। मानो कि ये हमारा खुदाई हुआ है, इसके अंदर में क्या है, कुछ आदमी काम कर रहा, ठीक है, ये हम मुंडी बना रहे आदमी का, हो सकता पूरा शेप नहीं बना रहे, ये समझो कि कोई आदमी इसके अंदर काम कर रहा, कोई भी आदमी हो। हम्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा साइड वॉल हो गया। जब डीप कट हो जाता है, डीप कट मतलब हमारा जो है ना, जब हमारा एक्सकवेशन थोड़ा गड्ढा हो जाता है, ज्यादा गहरा हो जाता है, डीप हो जाता है, जब एक्सकवेशन डीप हो जाता है, अब यहाँ पे देखो ये जो मिट्टी क्या होगा, अगर गिरता है ये मिट्टी, तो आदमी के ऊपर गिरेगा, आदमी का क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा उसका, जिंदे दफन हो जाएगा वो, इट्स वेरी डेंजर। ठीक है, अगर हेवी लोड रहा तो क्या होगा, आदमी का डेथ हो जाएगा। तो ये अगर मिट्टी, अगर साइड वाला अगर गिर जाता है इसका, या फिर यहाँ पे जो मटेरियल जो भी निकाल करके जो रखा हुआ सब हमारा, समझो कि खुदाई करने के बाद इतना सारा मिट्टी निकला हमारा, यही अगर इसके अंदर गिर जाए, तो आदमी काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा मिट्टी से, उसका डेथ हो जाएगा। तो इस ये यही पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे कि कोलैप्स ऑफ एक्सकवेशन साइट। ये क्या है, ये जो हमारा एक्सकवेशन है, ये एक्सकवेशन का साइट है, दो साइड होगा एक्सकवेशन का, ये साइड और ये साइड, ये दोनों अगर कोलैप्स हो जाता है, ढह जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ठेठ हिंदी में, ढह जाता है, तो आदमी इसके अंदर जो काम कर रहा है वो दब जाएगा इससे। तो फॉलिंग ऑफ एक्सकवेशन मटेरियल, जो मटेरियल एक्सकवेशन का जो बाहर निकला वो गिर जाएगा इसके अंदर, तो आदमी के ऊपर क्या हो जाएगा, आदमी दब जाएगा उसमें। ये दूसरा हजार्ड है। तीसरा हजार्ड क्या होता है, कोलैप्स ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर मेड टू सपोर्ट साइट ऑफ एक्सकवेशन।
कोलैप्स ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर मेड टू सपोर्ट साइड ऑफ एक्सकवेशन। इसका क्या मतलब हो गया, देखो ये जो एक्सकवेशन वगैरह करते हैं ना, समझो ये एक्सकवेशन, तो इसका साइड नहीं गिरे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पटरा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पटरा, इसको बोलते हैं प्लैंक, और इसको बोलते हैं बेंचिंग मेथड। और इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से सपोर्ट कर देंगे ऐसे, ताकि दोनों साइड का वो गिरे नहीं, समझे। तो ये जो हमारा जो है ना, जो हमारा एक्सकवेशन होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पटरा लगाया हुआ नहीं है। क्यों नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे पटरा, क्योंकि अभी खुदाई चल रहा है। अभी क्या हो रहा, खुदाई चल रहा है। अगर हम पटरा अभी लगा देंगे तो खुदाई कैसे करेगा। खुदाई जब हो जाता है तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पटरा लगाना होगा हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक पटरा लगाना होगा। और पटरा लगा के क्या करना होगा, इसको सपोर्ट करना होगा इसको। अगर हम यहाँ से यहाँ तक पटरा लगा देते हैं तो दोनों साइड का वाल क्या होगा, सेफ हो गया। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक तो देंगे, लकड़ी देंगे इधर से इधर, और वो क्या करेगा, दोनों तरफ से पटरा को दबा के रखेगा। इस तरह के अरेंजमेंट हम लोग करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, अलग अलग केसेस में। कोई मिट्टी होता है, एक मिट्टी होता है जो बहुत सॉलिड होता है, जिसमें मिट्टी क्या, जिसमें बालू का कंटामिनेंट कम होता है, जिसमें बालू कम होता है। वैसे मिट्टी क्या होता है, वो मिट्टी क्या होता है, वो मिट्टी जो है जल्दी ढहता नहीं है, जैसे चिकना मिट्टी होता है उस टाइप का। उस मिट्टी को अगर कटिंग करेंगे हम, तो क्या करेगा, वो जल्दी ढहेगा नहीं, इधर आकर के मिट्टी ये गिरेगा नहीं, ये इसका जल्दी कोलैप्स नहीं होगा। और एक होता है ऐसा ऐसा सॉइल जिसको बोलते हैं सैंडी सॉइल, यानी कि जिसमें कंटामिनेंट ऑफ सॉइल, कंटामिनेंट ऑफ बालू, बालू का जो कंटामिनेंट होता है वो ज्यादा होता है, रेत का कंटामिनेंट उसमें ज्यादा होता है। वो मिट्टी क्या होता है, सॉलिड नहीं होता है, बल्कि भुरभुरा होता है, वो इमीडिएट जो है ना ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो इस तरह के लिए क्या होगा, हमको जैसा मिट्टी रहेगा वैसा हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोलैप्स ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर मेड टू सपोर्ट द साइड ऑफ एक्सकवेशन। जो हमारा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा टेम्परेरी है ना, ये तो परमानेंट नहीं है। ये जो हम लगा रहे हैं ये टेम्परेरी, ये भी हमारा क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो ये भी एक क्या हजार्ड इसके अंदर, कोलैप्स ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर। उसके बाद कोलैप्स ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सकवेशन। अब मान लो कि यहाँ हमारा एक्सकवेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है, बड़ा सा कोई बिल्डिंग अगर यहाँ पे है, तो बिल्डिंग क्या हो सकता है, बिल्डिंग डैमेज हो सकता है हमारा एक्सकवेशन के प्रोसेस की वजह से। इसलिए हम लोग क्या करना होगा, हिसाब से करना होगा एक्सकवेशन। समझो ये किसी का बिल्डिंग है, अगर 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, एक्सकवेशन करते करते अगर हम लोग जो है ना पूरा डीप एक्सकवेशन करते हैं, तो यहाँ इसके पीछे ये जो इसका जो फाउंडेशन है, ये बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, ये बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, अगर ये मिट्टी यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से मिट्टी अगर निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका फाउंडेशन इसका लूज हो जाएगा। फाउंडेशन लूज हो जाएगा तो बिल्डिंग भी कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अंडरकट इज नॉट अलाउड। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग से हमको कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंडरकट को अलाउ नहीं है, अंडरकट नहीं कर सकते। अगर अंडरकट कोई करता है, अगर किसी का बिल्डिंग फंसता है, तो उसके ऊपर वो केस कर सकता है। तो आपको अंडरकट, किसी का बिल्डिंग है, आप जो है ना उसका बिल्डिंग के एकदम जो है ना सटा कर अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आपका बिल्डिंग और उसकी बिल्डिंग में ज्यादा गैप नहीं है, तो आपको कोशिश ये करना है कि एक्सकवेशन ऐसा हो, ऐसा एक्सकवेशन हो ताकि इसका दूसरा का स्ट्रक्चर बर्बाद ना हो, दूसरा का स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। तो ये होता है कि एडजेसेंट बिल्डिंग क्या होता है, ये भी एक खतरा है एक्सकवेशन में, कि हमारा दूसरा का बिल्डिंग खराब ना हो जाए। उसके बगल में हमको एक्सकवेशन करना है किसी बिल्डिंग के बगल में, तो हमको ख्याल रखना है कि दूसरा का बिल्डिंग हमारा खराब ना हो। नेक्स्ट आता है, पर्सन विद इन द एक्सकवेशन में बी स्टक बाय द पार्ट ऑफ मशीन। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है कि इसमें बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। जो आदमी काम कर रहा है एक्सकवेशन एक्सकवेशन मशीन के आसपास में, जैसे हेल्पर होता है, जेसीबी का हेल्पर, क्रेन का हेल्पर हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई हेल्पर नहीं है, यहाँ पे कोई आदमी हेल्पर नहीं है, मगर कंपनी में काम होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हेल्पर होता है, फ्लैगमैन होता है। इस तरह का जितना मशीन होता है उसमें क्या होता है, एक फ्लैगमैन होता है। उसका काम क्या है, वो फ्लैग झंडा दिखाता है। जो भी आदमी आएगा वो फ्लैग को देखेगा, वो फ्लैग को देख करके क्या करेगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा, रुक जाएगा कि यहाँ पे डेंजर है। रेड फ्लैग वो क्या दिखाता है। और जो है ना, जब पीछे बैक करेगा तो ड्राइवर को ग्रीन फ्लैग दिखाएगा कि पीछे आदमी कोई नहीं है, तो ड्राइवर बैक करेगा, वो सिग्नल देता है। जैसे क्या होता है, ट्रेन का ड्राइवर क्या करता है, सिग्नल देख करके ट्रेन को आगे बढ़ाता है, ट्रेन को स्टॉप करता है। उसी तरह से जो जो क्रेन का ड्राइवर होता है, उसको पता नहीं चलता, वो पूरा मूव के नहीं देख सकता, चारों तरफ मूवमेंट नहीं करके देख सकता। इसलिए क्या करेगा, वो फ्लैगमैन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि फ्लैगमैन क्या सिग्नल दे रहा है। वो सिग्नल ग्रीन दे रहा है, इसका मतलब पीछे कोई आदमी नहीं है, पीछे सेफ है, आप पीछे मूव कर सकते हैं। और रेड सिग्नल दिख रहा है, मतलब पीछे नहीं घुमा सकते हैं। तो ये वो आदमी जो है ना, उस आदमी का भी जान खतरा में रहता है। क्यों?
क्योंकि अगर ये आदमी अगर समझो कि इसके आस मशीन के एरिया में काम कर रहा है, उसको सिग्नल दे रहा है, तो हो सकता है गलती से जो ऑपरेटर है वो गलती से उसी को हिट कर दे। या आपका यह ना जेसीबी अगर एक बैग ही घूम जाए 360 डिग्री, तो पीछे जो आदमी काम कर रहा है उसको चोट लग सकता है। तो इस तरह के एक्सीडेंटल हजार्ड मौजूद होता है कि जेसीबी से, क्रेन से और मूविंग इक्विपमेंट से ही सबसे एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक हजार्ड है। ये भी क्या है, हमारा एक हजार्ड है। तो इसमें हम लोग ये पढ़े अब तक कि जो मशीन के द्वारा मैं स्टक स्टक बाय द पार्ट ऑफ मशीन, स्टक मतलब फंस जाना। स्टक के मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं पे स्टक हो गए, बोलता है ना कि आई गॉट स्टक, मैं फंस गया यहाँ पे। जैसे कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते क्या हो गया, कोई कोई ऐसा जो है ना सम आ गया, ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मैथ्स बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा आपको, तो वहां पर क्या हो गया, स्टक हो गया, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो आप। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि उसको सॉल्व करोगे तब तो आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे वर्ड वही यूज किया गया, स्टक। पर्सन विद इन द एक्सकवेशन मे बी स्टक बाय द पार्ट ऑफ मशीन, मशीन के पार्ट में स्टक हो सकता है, इसमें फंस सकता है। और ये बहुत इंडस्ट्री में भी होता है। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे आदमी लोग जो है ना मशीन में फंस जाते हैं, कोई बड़ा सा मशीन में काम कर रहा है उसमें फंस जाते हैं। टाटा स्टील का एक्सीडेंट बताते हैं आपको कि एक आदमी जो है ना मशीन में फंस गया था और उसको पता नहीं चला, दूसरा आदमी को मशीन को ऑन कर दिया तो पिस गया था पूरा वो। तो इस तरह का डेंजर है कि मशीन से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। खास तौर पर मशीन का जो मूविंग पार्ट है, जो रोटेटिंग पार्ट है, उससे उससे आपको ज्यादा खतरा होता है। एक मशीन है उसमें एक रोटेटिंग लगा हुआ, रोटेटिंग पार्ट लगा हुआ, तो रोटेटिंग पार्ट में आदमी फंस सकता है, इसका बहुत डेंजर होता है। या वो स्विंगिंग मशीन है जो स्विंग करता है, जैसे हम लोग क्रेन बताया, क्रेन क्या करता है, स्विंग करता है, घूमता है वो चारों तरफ। अभी पीछे उसको ऑपरेशन करना है तो पूरा घुमा देगा। तो ये क्या हो गया, मशीन में आदमी स्टक हो जाता है। ये बहुत डेंजर है। इसलिए जहां पे भी ऑपरेशन होता है, उस मशीन के जो रीच आउट एरिया है, जहां तक मशीन का विंग्स, मशीन का जो है ना आर्म उसका, हाँ उसका जो अलग पार्ट है, वो जहां तक वो फैलता है वहां तक के एरिया को बैरिकेड करना रहता है। उसको बैरिकेड करके बाहर में साइन बोर्ड लगाना पड़ता है। एक आदमी को डिप्यूट करना पड़ता है कि गलती से भी कोई आदमी इस एरिया में ना घुस जाए, नहीं तो मशीन से उसको एक्सीडेंट हो सकता है, मशीन से उसको चोट लग सकता है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आता है कि पर्सन विद इन द एक्सकवेशन में बी स्टक बाय द पार्ट ऑफ मशीन, फॉल ऑफ सॉइल, सॉइल की गिरने की वजह से, फ्रॉम एक्सकवेशन बकेट। एक्सकवेशन का जो बकेट होता है, जो एक्सकवेशन मशीन होता है, उसका बकेट देखे होंगे कितना बड़ा बकेट होता है। बकेट में क्या होता है, एक बार में कितना बालू आया होता है। जैसे देखो, इसको बकेट बोलते हैं, ये एक्सकवेशन का क्या है, बकेट है। अगर ये मिट्टी उठा करके यहाँ रख रहा हो, ठीक, तो इसका बकेट से किसी को चोट लग सकता है, क्योंकि वहां अगर आदमी आता हो और ये देखा नहीं, इमीडिएट घुमा दिया तो चोट लग जाएगा उसको, और यह मिट्टी उसके ऊपर गिर सकता है। ये हजार्ड बताया जरा। तो मशीन से भी हजार्ड है, एक्सकवेशन का बकेट से है, और कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप होने से उसका हजार्ड वहां पे है। ये हमारा एक्सकवेशन का है। और कंटिन्यू क्या क्या हजार्ड है, यही हजार्ड को कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं हम लोग। स्ट्राइकिंग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल विच में कॉज द फ्लैश बर्न एंड इलेक्ट्रिकल शॉक सच एज द गैस लाइन, वाटर लाइन, सीवेज लाइन, टॉक्सिक एक्सेट्रा। देखो, अगर अंडरग्राउंड केबल कहीं पे है, कहीं पे हम बताया ना कि एक्सकवेशन कर रहे हैं, नीचे में अंडरग्राउंड केबल है, और उसको जाकर के कोई सब्बल मार दे, कोई फावड़ा मार दे, या कोई लोहे की चीज से मार दे, तो क्या हो जाएगा, केबल कटेगा, केबल का इंसुलेशन वो कट जाएगा, मगर करंट क्या करेगा, आदमी को तुरंत लग जाएगा। और जब करंट लगेगा तो आदमी वहां डेथ कर जाएगा, इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाएगा। इसलिए हम लोग अंडरग्राउंड केबल को चेक करना रहता है कि अंडरग्राउंड केबल तो है नहीं। जेसीबी से भी यही हो सकता है, अगर वो देखा नहीं, अगर खुदाई किया, तो बकेट क्या करेगा, जेसीबी का जो बकेट है वो जमीन में मारा जोर से, और केबल टूट जाएगा। केबल टूटा तो केबल के साथ अगर लाइव है, मतलब उसमें करंट है, अगर फ्लो हो रहा है, हाई वोल्टेज है, तो क्या करेगा, पूरा जेसीबी में करंट दौड़ जाएगा। तो ये क्या होता है, इस तरह का एक्सीडेंट होता है। मगर इस तरह का एक्सीडेंट प्लांट के अंदर बहुत कम होता है, क्योंकि एक्सकवेशन का परमिट देने से पहले ये सारा चीज चेक कर लिया जाता है। ठीक है, बिना परमिट के काम करने से ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। अगर परमिट नहीं लिए तो वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि यहाँ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज क्या क्या है। मगर जब परमिट ले लेता है कोई आदमी, तो उसको पूरा मालूम रहता है, क्योंकि परमिट दिया ही नहीं जाएगा जब तक वहां पे एक्सकवेशन, जहाँ पे जब भी वहां पे, अगर वहां पे लाइव कोई केबल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो या पाइपलाइन हो, अगर वहां पे एक्सकवेशन करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, उसको डिस्कनेक्ट करेगा, यानी कि पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेगा, नंबर वन। दूसरा है कि जो एनर्जी सोर्स जितना टाइप का हो सबको बंद करेगा। कोई गैस पाइपलाइन है तो इस पाइपलाइन को क्या करेगा, ब्लाइंड करेगा, यानी दोनों तरफ से लॉक कर देगा ताकि कोई गैस इसके अंदर ना हो, उसको निकाल देगा। वाटर का सप्लाई बंद कर देगा, सारा बल्ब क्लोज कर देगा, तब उसको परमिट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सकवेशन में अगर ये हजार्ड है। Fire and explosion from a flammable gas heavier than the air which may enter into excavation। देखो, जितना भी फ्लेमेबल गैस होता है, जो जो आग लगने वाला गैस है, जैसे मीथेन एक फ्लेमेबल गैस हो गया, ठीक है, CO2 एक गैस हो गया, ये सारा क्या होता है, हवा में
क्योंकि ये एयर से हेवी होता है, जो एयर से क्या हो गया हेवी होता है, इसके लिए जहां गड्ढा मिलता है वो गड्ढा में जाकर के बैठ जाता है। जहां पे भी ऐसा गड्ढा मिलेगा एक्सकवेशन का वहां पे जाकर के बैठ जाएगा। और अंदर में क्या होगा, अगर मैं अंदर में कोई सोर्स ऑफ इग्निशन है और स्पार्क होता है तो क्या करेगा, तुरंत आग लग जाएगा। और वो आग लगेगा तो चूंकि वो चूंकि वो जो है ना मीथेन गैस फ्लेमेबल गैस है, इसलिए ब्लास्ट हो सकता है। तो इस तरह का गैस वगैरह से एक्सीडेंट हो जाता है। Poisonous from the gas heavier than the air as hydrogen sulfide, CO2, methane, etc. Poisoning from the gases. पॉइजनिंग मतलब क्या होता है कि आदमी को कभी कभी जहाँ पे जो भी पॉइजनस गैस है, जब पॉइजनस गैस होता है उसके कांटेक्ट में जब कोई आदमी आता है, कोई ऐसा जहरीला गैस है, उसको कोई आदमी कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, उसको सूंघता है, उसके अंदर चला जाता है सूंघने की वजह से या सांस लेने की वजह से, जब उसके अंदर चला जाता है तब क्या होता है उसको, तब उसको उसका इफेक्ट उसको बॉडी में नजर आता है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, यानी कि बेहोशी होने लगेगा, उसको बेहोशी जैसा दिखने लगेगा, वो बेहोश होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और गिर जाएगा वहां पे। और ज्यादा देर तक अगर वही गैस अगर कंज्यूम करता रहे तो अंदर में पॉइजन ज्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर, उसका लंग्स में पॉइजन ढेर से ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से उसका डेथ हो जाएगा। तो पॉइजनस गैस क्या होता है, पॉइजनस गैस बहुत सारा है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसा गैस है जो पॉइजनस गैस है, जो ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पॉइजनस गैस है। आप घर के अंदर जो है ना, घर के अंदर चूल्हा जलाओ, कोयला वाला, कोयला वाला जलाओ और पूरा धुआं कर दो, उसके बाद तुम अंदर घुस के देखो रहो कितना देर रहते हो, तुरंत जो है ना आपको सफोकेशन होने लगेगा। क्योंकि ये क्या है, ये पॉइजनस गैस है, सफोकेशन होने लगेगा। सफोकेशन कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद क्या हो जाएगा, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, ठीक है। और ज्यादा देर होने से आपका लंग्स वगैरह खराब होगा, आप डेथ भी हो सकता है। मीथेन भी इसी टाइप का गैस है। तो ये सब होता है जहाँ पे गड्ढा वगैरह होता है, जहाँ पे बंद कमरा होता है, वहां पे इस तरह का गैस मौजूद हो जाता है। पॉइजनिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन फ्रॉम टॉर्च, बर्नर एक्सेट्रा। देखो कहीं कोई भी चीज जलता है तो क्या रिलीज करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज जलाते हैं, जैसे कोई भी चीज जलता है वहां पे, जैसे बर्नर हो गया, टॉर्च हो गया, कोई भी चीज अगर जलता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। अगर वो ओपन जगह में जलाते हैं, खुला जगह में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा इन्वायरमेंट में चला जाता है, इसलिए आपका जो है ना इन्वायरमेंट में उसका वो समा जाता है। अगर वो बंद रूम में जलाएंगे या एक्सकवेशन जहाँ हो रहा वहां उसके पिट के अंदर जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उस जगह पे पूरा पॉइजनिंग कर देगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, फिर आदमी को सफोकेशन होने लगेगा। तो जो हमारा एक्सकवेशन है उसमें एक कॉमन हजार्ड क्या है एक्सकवेशन के काम में, जो पिट के अंदर आदमी बैठता है उसको ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सफोकेशन होता है। सफोकेशन मतलब कि सांस लेने में दिक्कत, जब ऑक्सीजन का लेवल 20% से 20.5% से अगर कम हो जाता है, 20.5% से अगर कम हो जाता है तो उसको क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी हो गया वहां पे और सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, इसको बोलते हैं सफोकेशन, ठीक है। और इस हैजार्ड का नाम है एस्फाइजिएशन, इस हैजार्ड का नाम है एस्फाइजिएशन बोलते हैं। खैर आप सफोकेशन भी बोल दोगे तो ये भी हाँ आप काफी है। अगर आप लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कमी बोल दोगे तो ये भी क्या काफी है। पॉइजनिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, ये बता दी एक्सकवेशन के टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, बकेट जब खुदाई करता है, ठीक है, जब खुदाई करेगा तो क्या होगा, ताकत से मारता है, उसकी वजह से जमीन के अंदर फ्रिक्शन होता है, जब फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, वहां पे कोई चीज जलने का स्मेल आता है, तो क्यों होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। उसके बाद एक्सीडेंटल एक्सपोजर थ्रू यूज ऑफ एक्सकवेशन, यूज ऑफ एक्सप्लोशन इन एक्सकवेशन। एक्सीडेंटल एक्सप्लोशन, एक्सीडेंटल एक्सप्लोशन क्या होता है, जानबूझ के नहीं, अनजाने में एक्सीडेंटल, यानी कि अनजाने में दुर्घटना होता है, अनजाने में जो दुर्घटना होता है उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल, जाने, ठीक है। तो एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन थ्रू यूज ऑफ एक्सप्लोशन इन एक्सकवेशन। एक्सकवेशन में अगर कोई आदमी जाता है, ठीक है, जैसे कोई कहीं पे एक्सकवेशन है, कहीं पे एक्सकवेशन किया हुआ है, गड्ढा खोदा हुआ है, तो वहां पे क्या हो सकता है आदमी का, जानबूझ के नहीं, अनजाने में उसका एक्सीडेंट हो सकता है। अनजाने में वो क्या हो सकता है, स्लिप ट्रिप हो सकता है गड्ढे के अंदर, अनजाने में हो सकता है। दूसरा के अनजाने में क्या हो सकता है, उसके अंदर गिर सकता है, काम कर रहा है उसके ऊपर मिट्टी गिर सकता है, तो ये एक्सीडेंटल होता है, ठीक है। जानबूझ के नहीं, अनजाने में एक्सीडेंटल, बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाता है। Atmosphere can be hazardous if any of the following exist। बता, एटमॉस्फेयर जो है, जो वातावरण है, वो हजार्डस हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, वो डेंजरस हो सकता है अगर ये कोई भी चीज अगर वहां मौजूद हो तो। जैसे क्या क्या बताया गया है, इसमें से अगर कोई भी चीज मौजूद है तो वो क्या आ जाएगा, हजार्डस, यानी कि डेंजर हो जाएगा। सबसे पहला जैसे बताया गया यहाँ पे O2,
यहाँ O2 जो है ना आपका ऑक्सीजन का, इसको ठीक से लिखा हुआ नहीं है क्योंकि फॉन्ट अवेलेबल नहीं रहता है। देखो ये O2 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब 19% से कम हो गया, कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन के लेवल 19% से कम है तो आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। क्योंकि आदमी को सांस लेने के लिए जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, 20.5 होना चाहिए, ठीक है। अगर 19.5 से लेकर 20.5 तक है तो आदमी कुछ देर तक सांस ले सकता है, मगर थोड़ा कम सांस होगा। 19 से अगर कम हो गया, 19 से कम हो गया ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में, तब उसको सांस फूलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जितना चाहिए उसको बॉडी में उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब CO2 हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO2। और CO हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कहीं पे रहा तो इससे क्या हो जाएगा, ये बहुत डेंजरस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डेंजर है, उससे ज्यादा डेंजर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद ये H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बहुत ज्यादा डेंजरस गैस है, बहुत ज्यादा डेंजरस। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब से तो आदमी जो है ना, हम लोग रोज इस तरह के गैस का सामना करते रहते हैं। जैसे आपको, आप कोल फील्ड एरिया में रहते हो, कहीं पे देखोगे कोई जो है ना कोयला जला दिया, फोड़ा लगा दिया है, कोई कोयला जला रहा, तो इससे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा, और तुम उधर से जा रहे हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लग जा रहा। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपके सांस में, सांस के थ्रू बॉडी के अंदर चला जा रहा। तो ये जो है ना, ये बहुत इमीडिएट और बहुत हेवी डेंजर इफेक्ट नहीं करता है। ये आपका क्या करेगा, अगर इसी इन्वायरमेंट में ज्यादा दिन रहे तो धीरे धीरे आपको दमा हो जाएगा, यानी कि आपको सांस फूलने लगेगा। आपको चलेंगे तो आपका सांस फूलेगा, लंग्स आपको वीक हो जाएगा, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इनहेलर लेना होगा। जैसे बहुत सारे बूढ़ा लोग लेता है, मुंह में मारता है इनहेलर, उससे क्या होगा, उसको लंग, जिसको दमा हो गया वो इस टाइप का यूज करना पड़ता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ पे भी डस्टी इन्वायरमेंट में रहने से होता है, जहाँ पे भी डस्ट ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, इस टाइप का जहाँ इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे ये सारा चीज होता है, ठीक है। मगर H2S के बारे में क्या होता है, H2S एक किलिंग गैस है, इसको बोलते हैं ऑयल एंड गैस में किलर गैस, किलर, जान लेने वाला गैस। H2S का नाम क्या है, किलर गैस। पूरा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जब काम करोगे तो पूरा हर जगह लिखा हो रहता है H2S किलर गैस। डायरेक्ट इसको नहीं बोलता है कि पॉइजनस गैस है, इसको बोलता है किलर गैस, जान लेने वाला गैस। देखो यहाँ पे 0.0025, इवन इसका, इसके 0.0025 क्या, ये 1% का, समझो कि 1,000 हिस्सा, 1% का 10,000 हिस्सा। अगर 1% का 1,000 हिस्सा भी लग जाए, यानी कि 10 ppm भी आपको अगर लग जाता है आपका H2S गैस का, जो बहुत कम होता है इन्वायरमेंट में, तो भी आप क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाओगे और बेहोश हो जाओगे। लगते के साथ ही आप बेहोश हो जाओगे, अनकॉन्शियस हो जाओगे। इससे ज्यादा अगर गैस लग जाता है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप डेथ कर जाओगे। ये बहुत डेंजरस गैस है, ये इतना डेंजरस गैस है H2S गैस, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस में इसका नाम है किलर गैस, क्योंकि ऑयल एंड गैस में ये गैस सबसे ज्यादा मिलता है ऑयल एंड गैस में, क्योंकि ये ऑयल एंड गैस से ही निकलता है। जो हमारा जो क्रूड ऑयल है उसी का प्रोसेस के दौरान ये निकलता है, ये गैस H2S गैस। तो ये क्रूड ऑयल जो निकलता है, जिससे हमारा डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, नैफ्था निकलता है, उसमें कैरोसिन आता है, और सल्फर डाइऑक्साइड आता है, सल्फर निकलता है, ठीक है, बहुत सारा चीज निकलता है उसे बाय प्रोडक्ट में। तो उससे ये H2S गैस भी निकलता है, जिसको स्टोर करके लोग क्या करता है, स्टोर करके इसको डिस्ट्रॉय करता है, इसको क्या करता है, ताकि लीक ना करे कहीं भी इन्वायरमेंट में। अब उसके बाद आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2S। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब ये होता है, ये किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करके उस चीज को क्या करेगा, जब किसी चीज के साथ मिलाएंगे तो उस गैस का जो जो प्रॉपर्टी उसको अपने अंदर समा करके उसको जीरो कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन को क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन को हम लोग यूज करते हैं पर्जिंग के लिए। जहाँ पे हमारा जो है ना, जहाँ ऑयल एंड गैस का वेसल वगैरह को जो साफ करने का बात आता है, धोने का बात आता है, क्लीन करने का बात होता है, तो धोने और साफ करने के बाद उसको नाइट्रोजन से पर्जिंग करते हैं, ताकि वहां पे कोई भी जलने वाला गैस ना हो। ये सारे ऑक्सीजन, सारे चीज को क्या करेगा, जीरो कर देता है, खत्म कर देता है वहां से नाइट्रोजन गैस। इसलिए इसको धोने के यूज में काम होता है नाइट्रोजन, इसको पर्जिंग के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मालूम है, 1% जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1% से ज्यादा हो, इट इज मोर देन 1%, अदर टॉक्सिक गैस है प्रेजेंट। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1% से ज्यादा हो तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको सफोकेशन का दिक्कत होगा, 1% से ज्यादा होगा। तो हम लोग जहाँ, जहाँ पे कोयला वगैरह जलाया जाता है, जो बर्निंग किया जाता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 1-2% नहीं होता है, उससे कम ही होता है। 1% होने मतलब क्या हो गया, कि आपका अगर 1000 1000 ppm, 1000 ppm अगर वहां पे कहीं पे गैस है वॉल्यूम के हिसाब से,
तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका 1% है, यानी कि 10 ppm आपका गैस मौजूद होगा। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये सारा चीज क्या होता है, मौजूद होता है। जैसे 19%, 20% ऑक्सीजन हो गया और गैस हो गया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, इससे कम होता है। जब जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन का इसका क्वांटिटी, इसका इसका हिसाब बढ़ जाता है। जब कहीं भी हम लोग बर्निंग करेंगे, कहीं जलाएंगे, कहीं पे हमारा क्या होगा, कोई चीज को जो है ना बर्न करेंगे, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेमिनेंट है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हमारा गैस के बारे में था कि ये सारा गैस इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि आपको जब एक्सकवेशन पढ़ना है तो एक्सकवेशन में ये सारा गैस का मिल सकता है आपको खुदाई के दौरान। और पढ़ते हैं, अब हमको पढ़ना है कि सेफ्टी प्रिकॉशन, क्योंकि हम सेफ्टी प्रिकॉशन एक एक टॉपिक के साथ बताते जा रहे थे, तो इसको फास्ट रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या चीज बताए हम आपको, कि देखो, साइड ऑफ ऑल एक्सकवेशन मस्ट बी स्लोप्ड टू अ सेफ एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द पर्टिकुलर सॉइल। अब इस लाइन को समझने के लिए हमको पढ़ना होगा एंगल ऑफ रिपोज। देखो, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एनोटेशन, व्हाइट बोर्ड लेकर के हम बता रहे हैं। देखो, हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। देखो, ये इस तरह से खुदाई होता है, वी शेप में कहीं खुदाई होता है। खुदाई कैसे होता है, वी शेप में, इस तरह से खुदाई करते हैं हम लोग। इसको खुदाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप से खुदाई करते जाते हैं, टॉप से ऐसे करके खुदाई करते जाएंगे, ऐसे करके नीचे डाउन की तरफ करेंगे, और ऐसे नहीं कर, ऐसे करते हैं खुदाई। ठीक है, इसको स्ट्रेट क्यों नहीं करते हैं, स्ट्रेट खुदाई इसलिए नहीं करते हैं कि हमको ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, मिट्टी ज्यादा ढह जाएगा, मिट्टी गिर जाएगा। स्ट्रेट क्या होगा, मिट्टी स्ट्रेट नहीं रह सकता है, मिट्टी को थोड़ा इंक्लाइनेशन चाहिए, इसलिए हम लोग स्ट्रेट नहीं करते खुदाई। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट खुदाई नहीं करते हैं। क्योंकि मैं स्ट्रेट खुदाई करने का मतलब क्या होगा, मिट्टी यहाँ रहेगा नहीं, ये सारा मिट्टी क्या करेगा, नीचे गिरने लगेगा, सारा मिट्टी क्या होगा, दीवार खड़ा नहीं हो सकता मिट्टी का, मिट्टी के दीवार से। अब 3 तरह का सॉइल है। एक हो गया सॉफ्ट सॉइल, हार्ड सॉइल, सैंडी सॉइल। सॉफ्ट सॉइल, हार्ड सॉइल क्या होता है, सॉफ्ट सॉइल ऐसा सॉइल होता है जो क्या होगा, सॉफ्ट बहुत जो है ना मुलायम होता है मिट्टी, मुलायम होने की वजह से क्या होता है इसमें, उसमें क्या होता है कि बालू का जो कंटेमिनेंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। द कंटेमिनेंट वाटर, बालू का कंटेमिनेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बालू का कंटेमिनेंट होने की वजह से क्या होता है, वो उसके लिए सीधा पॉसिबल नहीं है कि उसको हम सीधा और सीधा खुदाई कर सके। दूसरा होता है हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल ऐसा होता है कि जो जल्दी ढहता नहीं है, उसमें बालू का कंटेमिनेंट कम होता है, मिट्टी का कंटेमिनेंट ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से इस तरह का जो सॉइल होगा, हार्ड सॉइल जो होगा, हार्ड सॉइल का ये फायदा होगा कि आपका हार्ड सॉइल कभी भी जल्दी कोलैप्स नहीं होगा, जल्दी गिरेगा नहीं। हार्ड सॉइल आपका जल्दी कोलैप्स नहीं होगा। तो जो हमारा हार्ड सॉइल जो लगाते हैं हम लोग, जो हमारा हार्ड सॉइल होता है, तो हार्ड सॉइल में हमको ये फायदा होता है कि हम आराम से डायरेक्ट खुदाई कर सकते हैं। अब हम जो देखते हैं, हमेशा हर जगह हार्ड सॉइल हमको नहीं मिलता है, हर जगह हार्ड सॉइल हमको नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे। उस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, बेंचिंग मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, बेंचिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो, प्लैंक लगा देंगे इसमें, दोनों साइड क्या करेंगे, प्लैंक लगा देंगे इस तरह से, सॉरी स्क्वायर नहीं बनेगा, प्लैंक लगेगा इस तरह से। इसके साथ साथ क्या करेंगे, पटरा लगा देते हैं, पटरा लगा देंगे, और पटरा को क्या करेंगे, टाइप कर देंगे इसके साथ। दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, पटरा लगा देंगे। जब पटरा लगा देंगे इसको हम लोग क्या करेंगे तो, और बीच में क्या करेंगे, सपोर्ट दे देंगे। यहाँ पे खुदाई करने के बाद क्या करते हैं, इसको बीच में क्या करते हैं, इसको सपोर्ट दे देते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, एक तो इधर सपोर्ट दे दिए, एक तो इधर सपोर्ट दे दिए। अब ये क्या होगा, मिट्टी हमारा गिरने से बच गया, अब ये हमारा मिट्टी नहीं गिरेगा, अब इधर का मिट्टी इधर नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा मिट्टी, गिरने से हमारा मिट्टी बच गया। अब एक चीज पढ़ते हैं, ये जो हमारा एंगल बना, जिस एंगल से हम लोग खुदाई करते हैं, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिपोज, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज।
इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जो हमारा ये एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल अलग होता है, 45 डिग्री होता है। जैसे एक होता है हमारा, जैसे हमारा कहीं पे सॉफ्ट सॉइल है फ्रेंडली की हम जानते हैं क्यों, तो एंगल ऑफ रिपोज यानी कि क्या करना होगा, हमको ज्यादा चौड़ा खोदना होगा, ज्यादा चौड़ा खोदना होगा। तो एंगल कितना रखना होगा, 60 डिग्री। कितना रखना होगा, 60 डिग्री। डिग्री नहीं लिखा सकता, ठीक है, 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री अगर हम बनाते हैं तो 60 डिग्री कैसे हो जाएगा, इसका मतलब हमको पूरा खुदाई ऐसा करना होगा, 60 डिग्री वाला। ऐसे भट्टी की थोड़ा ज्यादा इस तरह चला जाएगा ये, इस तरह ज्यादा चौड़ा हो जाएगा खुदाई, क्या हो जाएगा, चौड़ाई, चौड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा है 60 डिग्री वाला। ये सॉफ्ट सॉइल के लिए हो गया, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल क्या होता है, भुरभुरा होता है। भुरभुरा होने की वजह से क्या होगा, उसको खड़ा हम लोग नहीं खुदाई कर सकते। हार्ड सॉइल जो रहेगा, हार्ड सॉइल बहुत अच्छा सॉइल हो गया। हार्ड सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, कम से कम एंगल में हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं हार्ड सॉइल को। जब हमारा हार्ड सॉइल मिल गया कहीं पे तो हम के लिए बहुत अच्छा है। हार्ड सॉइल के लिए क्या करेंगे हम लोग, खड़ा थोड़ा खुदाई कर सकते हैं, जैसे इस तरह का खुदाई है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा खड़ा खुदाई कर सकते हैं हमको, इस तरह का खुदाई कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, 30 डिग्री से भी कम एंगल होता है, लेस देन 30 डिग्री। तो एंगल क्या हो गया इसमें, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया, राइट। अब उसी तरफ आता है हमारा सैंडी सॉइल हो गया। कुछ ऐसा सॉइल होता है जो बहुत ज्यादा भुरभुरा होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल खुदाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो सैंडी सॉइल होगा वो बिल्कुल क्या करेगा, फ्लैट, ज्यादा 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 हमको कोशिश करना है कि उसको फ्लैट खोले, फ्लैट खुदाई करें उसका। इस तरह का ज्यादा ज्यादा फ्लैट खुदाई करेंगे इसमें, क्योंकि क्या होगा, ये मिट्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको गिर जाएगा तुरंत, समझे। तो इस तरह का हमारा क्या होगा, ये सैंडी सॉइल, इस तरह का हमारा क्या होता है, खुदाई होता है एक्सकवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, तो होप ये समझ में आया होगा आपको। हम आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बहुत पढ़ा चुके हैं। और सर जब तो एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, हमको जो खुदाई करना है उस खुदाई को कैसे करेंगे, एक एंगल के साथ खुदाई करते हैं। मेरा हाथ देखो, दोनों हाथ एक एंगल पे मिल रहा है, ठीक है। जैसे इसको हम ऐसे पतला करते जाएंगे वैसे क्या होगा, एंगल कम होते जा रहा है, और जैसे इसको हम फैलाते जा रहे हैं वैसे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा काम आता है एंगल ऑफ रिपोज। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज हमारा जो है ना, डिसाइड कर ये डिसाइड करता है कि हमारा किस टाइप का मिट्टी है, उस हिसाब से एंगल ऑफ रिपोज हमारा बनेगा। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल ड्रॉ कर दे रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज का। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, एक दो दो तरह के मिट्टी लेते हैं, एक होता है सॉफ्ट सॉइल, सॉइल, और यहाँ पे लेते हैं हम हार्ड सॉइल, ठीक है। अब सॉफ्ट सॉइल के लिए कैसा एंगल ऑफ रिपोज बनेगा और इसके लिए कैसा बनेगा, सॉफ्ट सॉइल चूंकि हम जानते हैं कि इसका मिट्टी जो है ना सॉफ्ट है, भुरभुरा है थोड़ा, इसलिए इसको बड़ा बनाएंगे, इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, समझो कि 45 डिग्री लेते हैं हम इसको। ये हमारा क्या हो गया एंगल, समझो कि एंगल ऑफ रिपोज ये क्या हो गया, 45 डिग्री का। अब इसका जो एंगल ऑफ रिपोज बनेगा इसमें, देखिए इसको हम बनाते हैं 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया 45 डिग्री। अब दूसरा हम लोग बनाते हैं हार्ड सॉइल का। चूंकि हार्ड सॉइल क्या होता है, भुरभुरा नहीं होता है, जल्दी गिरता नहीं है, इसलिए इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, कम होगा। समझो इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है, 30 डिग्री है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज इसका बना रहे हैं। ये एंगल ऑफ रिपोज इसका कितना है, इसका एंगल ऑफ रिपोज है 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और एक और सॉइल है जो और ज्यादा भुरभुरा है, जो क्या है, जिसको हम बोलते हैं, अगर सैंडी सॉइल है, पूरा मिट्टी बालू वाला सॉइल है, सैंडी सॉइल है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ रिपोज कैसा बनेगा, इसका और ज्यादा चौड़ा हमको बनाना होगा। तो हम लोग अगर यहाँ बनाते हैं एंगल ऑफ रिपोज, तो ऐसा चौड़ा बना दिया इसको, एक मिनट।
और थोड़ा चौड़ा बनेगा इसका। ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, 60 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो ये क्या हमारा बन रहा, क्यों इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो है ना हमारा ये मिट्टी खड़ा नहीं रह सकता इस मिट्टी में, इसमें ये मिट्टी खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको एंगल ऑफ रिपोज बनाते हैं। तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका टॉपिक का क्या नाम है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। हम्म। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज बनता है, अब इसके साथ हमारा एक और मेथड क्या आता है एंगल रिपोज बनने के साथ। अब हमको सपोर्ट करना रहता है, साइड वन को क्या करना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है। तो सपोर्ट देने के लिए क्या मेथड है, एक मेथड को बोलते हैं बेंचिंग मेथड। सपोर्ट सिस्टम क्या है इसका, मिट्टी को सपोर्ट करने का सपोर्ट सिस्टम ये है। इसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, देखो सपोर्ट सिस्टम में पहला है, तीन तरह का खुदाई का मेथड, स्लोपिंग मेथड हो गया, बेंचिंग मेथड हो गया, एक हो गया स्लोपिंग मेथड, SLO, स्लोपिंग मेथड। ठीक है, दूसरा हो गया बेंचिंग मेथड, तीसरा हो गया स्लोप विद बेंच, स्लोप विद। हाँ, तीन मेथड है हमको सपोर्ट देने का। सपोर्ट देने का तीन मेथड है, एक हो गया स्लोपिंग मेथड, दूसरा बेंचिंग मेथड और तीसरा क्या है, स्लोप विथ बेंच। ये तीन तरह का मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे तीन तरह का मेथड इस्तेमाल, देखो कैसे होगा। पहला जो मेथड है हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोपिंग मेथड। स्लोपिंग मेथड में क्या करेंगे हम लोग, स्लोपिंग मेथड में एंगल ऑफ रिपोज मेंटेन करेंगे। स्लोपिंग मेथड में एंगल यानी कि हम क्या करेंगे, एंगल लगा देंगे। अगर हमारा मिट्टी खड़ा नहीं हो पा रहा तो और ज्यादा बड़ा एंगल के साथ खुदाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्लोपिंग मेथड में एंगल ऑफ रिपोज वाला आ गया। स्लोपिंग मेथड में, स्लोपिंग मेथड में ये एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट आ गया पूरा, कि जहां हमारा मिट्टी सही नहीं है उसको स्लोप के साथ देंगे। अब स्लोप से भी काम नहीं चल रहा मिट्टी का, अगर हमारा कहीं पे ऐसा जगह पे जहाँ पे हम लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते तो बेंचिंग मेथड में जाएंगे। बेंचिंग मेथड में क्या जाएंगे, बेंचिंग मेथड में हम जाएंगे, इसमें बेंच लगाएंगे, इसमें चारों तरफ क्या लगाएंगे, बेंच। अब ये मिट्टी के साथ अब देख रहे स्लोपिंग 45 डिग्री पे खुदाई के बाद भी ढह जा रहा, 45 डिग्री खुदाई के बाद भी ढह जा रहा, तो हम इसके इसमें क्या करेंगे, बेंच लगा देंगे। बेंच कैसा लगेगा, ये देखो बेंचिंग मेथड इसको बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक बेंच लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक बेंच लगा देंगे, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को दोनों को क्या करेंगे इसमें, इस दोनों बेंच को क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट दे देंगे इस तरह का। इस तरह का एक ही सपोर्ट काफी है, कभी कभी जरूरत पड़ा तो दो सपोर्ट दे सकते हैं हम लोग उसमें, दो सपोर्ट देंगे। तो इसको बोलते हैं बेंचिंग मेथड, यानी कि बेंच लगा रहे हैं। तो ये जो मेथड है बेंच वाला हो गया, इसको बोलते हैं बेंचिंग मेथड। और तीसरा वाला स्लोप विथ बेंच, यानी कि स्लोप भी है और बेंच भी है, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज भी है और बेंच भी है, तो इसको बोलेंगे स्लोप विथ बेंच। तो यही मेथड क्या होता है, एक्सकवेशन में इस्तेमाल होता है। अगर जहां पे हमको पॉसिबल नहीं है वहां पे बेंच लगा देंगे, खुदाई के साथ क्या करेंगे, बेंच लगा देंगे। तो जब बेंच लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, मिट्टी ढहेगा नहीं, और हमारा क्या हो जाएगा, मिट्टी नहीं ढहेगा तो हमारा प्रोटेक्शन हो गया। ये बेंच लगाते हैं इसमें इस तरह का, और दोनों तरफ से सपोर्ट देते हैं। इसमें भी हम लोग दे सकते हैं, बेंच लगा सकते हैं। तो बेंच लगाने के बाद क्या होगा, मिट्टी हमारा गिरेगा नहीं, स्लोप विथ बेंच। ये स्लोप विथ बेंच, ये इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट भी लगा देंगे और वो भी लगा देंगे। आगे हम लोग देखेंगे कैसे करता है। तो ये आपको ये सारा चीज हमारा, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कर लीजिए। No excavation or earthwork below the foundation level of any adjoining building in an existing plant or factory shall be taken up unless the adequate steps are taken to prevent the damage to existing building or structure. ये क्या बता रहा है इसमें, ये इसमें ये बता रहा है कि कोई भी एक्सकवेशन और अर्थवर्क बिलो द फाउंडेशन लेवल, फाउंडेशन लेवल के नीचे कोई भी, जिसको बोलते हैं कटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हम बताए थे आपको कि अगर ये किसी का बिल्डिंग है तो उसके अंडर कटिंग नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ही घर है तो उसके अंडर कटिंग नहीं होना चाहिए, अंडर कटिंग करोगे तो उसका बिल्डिंग खराब हो जाएगा। बिल्डिंग खराब होने का मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चर ढह जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर कटिंग नहीं होना चाहिए।
एडजॉइनिंग मिडले मतलब क्या होता है? एडजॉइनिंग मतलब उसके बगल वाला। एडजॉइन जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब होता है कि जुड़ा हुआ। एडजॉइन का मतलब होता है जुड़ा हुआ। आपका कोई बिल्डिंग है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, जैसे 1 2 3 4 5 6 5 फ्लोर का है, G+5। इसके अंडर का इसका फाउंडेशन भी बहुत मजबूत होगा क्योंकि ये बड़ा बिल्डिंग है। इसका फाउंडेशन पूरा नीचे तक गया होगा। ठीक है, ये फाउंडेशन लेवल होता है यहाँ पे। अगर आप ये यहाँ से इसका ग्राउंड स्टार्ट हो रहा तो ये फाउंडेशन में आपको क्या करना होगा, किसी किस्म का यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना होगा। अगर आप इसके बगल में बिल्डिंग बना रहे हैं, आपका बिल्डिंग बगल में बन रहा, तो आपको कोशिश करना है कि इसके अंदर का कटिंग नहीं हो, इसके अंदर का मिट्टी ना हटे, नहीं तो इसका बिल्डिंग खराब हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जब हमको इसको बगल में करना है, खुदाई करना है, हमको बिल्डिंग बनाना है, तो इसमें हम लोग बेंचिंग मेथड यूज करते हैं, स्लोपिंग मेथड यूज करते हैं। चौड़ा खुदाई नहीं करके लंबा खुदाई करते हैं, इस तरह का खुदाई करेंगे और चारों तरफ से बेंच लगा देंगे, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे हमारा खुदाई हो, उसका कोई भी चीज डैमेज ना हो। एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ये सारा चीज हमको सेफ्टी का, सिविल का चीज है, सेफ्टी का चीज नहीं है, सिविल का है। जिसमें इंजीनियर लोग इसको प्लान करता है, सिविल इंजीनियर लोग इसको कैलकुलेट करता है, उसके बाद वो लोग क्या करता है, डिसाइड करता है। ये आपका नॉलेज में होना चाहिए कि कहीं पे इस तरह का कटिंग नहीं हो। तो ये हो गया। ये लिखा हुआ नो एक्सकवेशन, कोई एक्सकवेशन वर्क अलाउड नहीं है बिलो द फाउंडेशन लेवल, ये फाउंडेशन लेवल के नीचे। इसका फाउंडेशन यहाँ है तो इसका नीचे कोई कटिंग अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? उसका बिल्डिंग को गिरा दोगे, उसका बिल्डिंग ढह जाएगा, ये अलाउ नहीं है। ऑफ एनी एडजॉइनिंग बिल्डिंग इन द एक्सकवेशन इन द एग्जिस्टिंग प्लांट ऑफ फैक्ट्री, कोई भी प्लांट ऑफ फैक्ट्री में, कहीं पे भी प्लांट हो, फैक्ट्री हो, या फिर अपना म्यूनसिपैलिटी हो, आप घर बना रहे हो, तो किसी के बिल्डिंग के नीचे का कटिंग अलाउड नहीं है। किसी का उसका फाउंडेशन लेवल के नीचे कटिंग नहीं करोगे, नहीं तो उसका बिल्डिंग खराब हो जाएगा। ये तो कॉमन सी चीज है, सब लोग जानता है, बताने की चीज नहीं है। एवरी एक्सकवेटेड पिट और एक्सेस मस्ट हैव अ फेंस्ड विथ अ बैरियर टू हाइट ऑफ 3 मीटर। देखो, जो भी एक्सकवेशन बनाएंगे, जैसे हम लोग दिखाते हैं यार, ये जो एक्सकवेशन होता है हमारा, इसमें इसको क्या करेंगे, ये बनाने के बाद हमको क्या करना होगा, इसको बैरियर, बेंच, इसका फेंस करना होगा। फेंस मतलब क्या, एक होता है बैरिकेड करना, एक होता है फेंस करना। बैरिकेड करना और फेंस करने में क्या होता है, बैरिकेड में क्या करता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रस्सी लेकर के, जैसे हम लोग जैसे क्राइम सीन पे देखते हैं कि क्या करता है, वो बैरिकेड करता है। क्राइम सीन पे क्या करता है, अगर कहीं पे किसी का मर्डर हुआ, पुलिस आता है, तो उस एरिया को बैरिकेड कर देता है और वहां पे लिख देता है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड मतलब कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो इसके इसको बोलते हैं बैरिकेशन करना, यानी कि चारों तरफ से इसको रस्सी से रस्सी से घेर देना और वहां पे लिख देना। मगर ये पूरा सेफ नहीं है, कोई आदमी आया आकर के इसके अंदर घुस सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फेंस करेंगे। फेंसिंग मतलब क्या होता है, फेंसिंग मतलब कि सॉलिड सपोर्ट लगाना। सॉलिड सपोर्ट, टेम्परेरी मगर सॉलिड सपोर्ट होता है फेंस करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में जो बनाते हैं, घर का, आपका देखो, आपका घर का खुला जगह है, आपका घर के बाहर अगर अंगना है, आपका अंगना है, बंगाल में बाड़ी बोलते हैं, अंगना वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं आप लोग, उसको फेंस करते हैं। फेंस करते हैं मतलब लकड़ी का, बांस का चीज लगा करके, गाड़ करके उसको चारों तरफ से सेव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फेंसिंग मेथड। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे फेंसिंग का भी बताया गया कि फेंसिंग आपको एक्सकवेशन जगह पे कहीं की भी फेंसिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। हम्म। तो ये हमारा क्या हो रहा, फेंसिंग। तो एवरी एक्सकवेटेड पिट और एक्सेस मस्ट बी फेंस विद अ बैरियर अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर का हाइट तक आपको क्या करना होगा, खड़ा करके चारों तरफ से 3 मीटर का खुट्टा गाड़ करके, 3 मीटर 3 फीट का खुट्टा गाड़ दिए और उसको चारों तरफ से क्या करें, बना दिए उसको, फेंस बांध दिए, ताकि वो कोई इधर से इधर एंटर ना कर सके। इसको बोलते हैं फेंसिंग करना। ठीक है। तो उसके बाद आता है कटिंग शैल बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नो अंडर कटिंग ऑफ साइड वॉल, साइड एक्सकवेशन शैल बी अलाउड। ये तो सबको पता है कि कटिंग कैसे करते हैं। कहीं पे भी कटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम करना है। जैसे हमको यहाँ पे हमको एक खुदाई करना है, तो हम क्या करेंगे, जमीन से तो कोई खुदाई नहीं करेगा, कहाँ से करेगा, ऊपर से। खोदने की जगह भी नहीं होता, टॉप से खुदाई होगा। हमेशा क्या होता है, टॉप से खुदाई होता है। तो यही लिखा हुआ, टॉप से बॉटम खुदाई होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन, और क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा, नो मटेरियल लोड शैल बी प्लेस or stacked near the edge of the excavation. Excavation material shall be not be placed within the 5 feet from the edge of the pit. ये देखने के लिए आपको वो डायग्राम देखना पड़ेगा, जिसमें है कि इसमें बोला कि 5 फीट, ये जो मटेरियल है ना, ये गलत रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, गलत रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, जो मटेरियल रखा हुआ है ये गलत रखा हुआ है। आपका जो है ना, जो भी मटेरियल है, यहाँ से 5 फीट का डिस्टेंस में दूर फेंकना होगा इसको यहाँ से।
क्या करना होगा, 5 फीट के डिस्टेंस में दूर फेंकना होगा। यही लिखा हुआ 5 फीट का डिस्टेंस से दूर फेंकना होगा मटेरियल को। यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है रखने के लिए। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि ये मिट्टी वापस इसमें जा सकता है। तो ये आपका जो भी मटेरियल निकलता है एक्सकवेशन से, उसको 5 फीट के डिस्टेंस में दूर फेंकना रहता है और इसको बैरिकेड करना रहता है। अभी चूंकि एक्सकवेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे कर रहा है, एक्सकवेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद तुरंत क्या करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से, इसको क्लीन कर देगा, ताकि यहाँ कोई भी चीज वापस गिरने वाला ना रहे। नेक्स्ट आता है हमारा, नो मटेरियल और लोड शैल बी प्लेस्ड ऑन द स्टैक और एज ऑफ द एक्सकवेशन। जो एक्सकवेशन का जो एज होता है वहां पे कोई मटेरियल भी नहीं रखना है। जैसे हम बनाते हैं एक तो एक्सकवेशन का ये गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, एक्सकवेशन का ये क्या हो गया, एक्सकवेशन का किनारा हो गया। अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो जाता है, यहाँ पे कोई वेटेड चीज लगता है, तो यहाँ का मिट्टी क्या होगा, भरक जाएगा, ये सारा मिट्टी भर करके नीचे चल जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि जो एक्सकवेशन का जो 5 फीट का जो एरिया है, एक्सकवेशन का जो 5 फीट का एरिया है, ये लोड फ्री होना चाहिए, इसमें कोई किस्म का लोड नहीं। इसके बाहर जितना रखना रखो ना, गाड़ी को यहाँ पार्क करो, एक्सकवेशन का गाड़ी यहाँ पार्क करो, यहाँ पे सारा काम करो, मगर ये जहाँ एक्सकवेशन हुआ उसका 5 फीट, जहाँ गड्ढा है गड्ढा से 5 फीट, मान लो यहाँ एक्सकवेशन हो रहा, ये हमारा एक्सकवेशन का पिट है, यहाँ से 5 फीट तक, 5 फीट तक कोई चीज हमको यहाँ पे नहीं रखना है। इसके बाद यहाँ जितना रखना चीज रखो, क्योंकि क्या होता है ये हमारा मिट्टी जो है ना भड़क जाएगा, मिट्टी कोलैप्स हो जाएगा। हम लोग हिंदी में बोलते हैं भड़कना, जानते होंगे ये वर्ड भड़कना, इंग्लिश में बोलते हैं कोलैप्स होना। ठीक है, कोलैप्स हो जाता है मिट्टी यहाँ से, अंदर चल जाएगा गिर करके। ऑल द नैरो ट्रेंच 4 फीट or more deep shall at the time supported with the list one ladder of 100 feet in the length, and the normal condition at the 15 feet. The Hydraulic condition ladder should be extended up the bottom of the trench at least 3 feet above the surface of the ground. देखो इसमें ये बता रहा है कि जो भी हमारा ट्रेंच होगा, 4 फीट का गड्ढा हो चाहे 6 फीट का गड्ढा हो, ठीक है, हमको उसके अंदर लैडर डालना होगा। जाने आने के लिए क्या क्या एक्सेस होगा, इसके अंदर आने जाने के क्या एक्सेस होगा, कैसे जाओगे इसके अंदर, काम करने वाला वर्कर कैसे उसमें डाउन में उतरेगा, जिसे यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। ये देखो ये फिर क्या है, ये समझो ये 6 फीट का गड्ढा है, ये इसका ऊपर से नीचे तक हाइट कितना है, 6 फीट है। 6 फीट का गड्ढा इससे ज्यादा ही हो गया, ये कम से कम 8 या 10 फीट का गड्ढा है ये। इसमें आदमी कैसे उतरेगा, देखो ये लैडर है ना, ये लैडर को क्या कर रहा है, नीचे बिठा रहा है इसको। ये लैडर से आदमी क्या करेगा, ऊपर नीचे आना जाना करेगा। ऐसे ऐसे साइड से नहीं चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ देखें यहाँ पे चढ़ गया कुछ भी लगा करके, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी चढ़ना अलाउ नहीं है। लैडर उसको यूज करना होगा कहीं भी चढ़ने के लिए। तो ये लैडर नीचे घुसाएगा ना, तो लैडर क्या होगा, लैडर का जो लेंथ होना चाहिए, देखो लैडर सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए, लैडर थोड़ा बाहर भी निकला होना चाहिए। इस तरह से लैडर क्या हो जाना, बाहर भी निकला होना चाहिए, ताकि बाहर अगर लैडर थोड़ा निकला हो रहेगा तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ने में सपोर्ट मिलेगा, ऊपर चढ़ने में, पकड़ने में और चढ़ने में सपोर्ट मिलेगा। अगर लैडर यहीं पे रहेगा तो उसको चढ़ने में सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसमें ये लिखा है कि लैडर का सेफ्टी यही है कि एक्सकवेशन में जो लैडर यूज करेंगे, एक्सकवेशन के अंदर जो हम लैडर जो सीढ़ी यूज करेंगे, जो उसमें डालेंगे, वो कम से कम 1.5 फीट से 3 फीट, 1.5 फीट से 3 फीट बड़ा होना चाहिए इससे। यानी कि ये कितना, यहाँ से इस ग्राउंड से लेकर के ये ऊपर में कम से कम 1.5 फीट 3 फीट एलिवेटेड होना चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, इतना होना चाहिए, 1.5 फीट से लेकर 3 फीट ये बाहर निकला होना चाहिए, कम से कम 1.5 फीट और ज्यादा ज्यादा 3 फीट ये एलिवेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो बताया गया इसमें, नेक्स्ट इसमें ये है कि ऑल एक्सकवेशन मोर देन 5 फीट डीप मस्ट बी प्रॉपरली शोर्ड इफ द एंगल ऑफ रिपोज इज नॉट गिवन टू द एक्सकवेशन। ये तो पता है, एंगल ऑफ रिपोज अगर है, शोरिंग मेथड क्या होता है, एक होता है बेंचिंग मेथड। हम जहाँ पे भी खुदाई करेंगे, जहाँ पे हम खुदाई करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से जरूर हम लोग पटरा लगाकर उसको सपोर्ट जरूर देंगे। अगर पटरा लगा करके अगर सपोर्ट हम नहीं देते हैं किसी भी एंगल से, किसी भी चीज अगर उसको इग्नोर कर देते हैं, तो क्या होगा, वो बाद में अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कहीं ढह जाएगा। जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको क्या करेंगे, हम लोग फेंस कर देंगे और उसको क्या करेंगे, बैरिकेड कर देंगे, और वहां पे पटरा लगा करके सेफ एंगल ऑफ रिपोज के साथ, उसके साथ क्या करना होगा, खुदाई के साथ पटरा लगा करके उसको टेम्पररी सपोर्ट कर देंगे, ताकि हमारा वो बर्बाद ना हो। सेफ्टी प्रिकॉशन, उसके बाद आता हमारा आता है सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर एक्सकवेशन। अभी कंटिन्यू चल रहा है, द साइड ऑफ द पिच वेयर द 5 फीट और मोर डेप्थ आज आर स्टेप्स बैक टू द गिव सुटेबल स्लोप एंड द सिक्योर द हेल्प बाय द प्लैंकिंग शटरिंग और ब्रेसिंग।
तीन चीज बताया हमें। प्लैंकिंग मतलब क्या होता है, साइड ऑफ ए पिट, पिट का जो साइड है विच आर 5 फीट और मोर इन डेप्थ, पिट का जो साइड है, इसका मतलब गड्ढा का जो साइड है, जो 5 फीट का गड्ढा हो या उससे ज्यादा गड्ढा हो, शैल बी स्टेप बैक टू द बैक टू गिव सुटेबल स्लोप। सुटेबल स्लोप मतलब क्या हो गया, उस टाइप का जो गड्ढा होगा हमको एंगल ऑफ रिपोज सुटेबल मेंटेन करना होगा। सुटेबल मेंटेन करना होगा इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा ना कि हम जो है ना एंगल ऑफ रिपोज कम बनाएं और कम बनाने की वजह से क्या होगा हमारा बिल्टी ढह जाए, इसलिए हमें एंगल ऑफ रिपोज अच्छा बनाना होगा। और सिक्योरली, सिक्योरली मतलब क्या हो गया कि सेफली, सिक्योरली मतलब उसको सिक्योर करना प्लैंकिंग के साथ, शटरिंग के साथ और बेंचिंग के साथ। तीन चीज हो गया। कभी कभी हम लोग शटर भी लगाते हैं शटरिंग के साथ, शटरिंग लगाते हैं, कभी बेंच लगाते हैं, कभी प्लैंकिंग लगाते हैं। इस लगा करके साइड वाल को हम लोग क्या करते हैं, टू प्रिवेंट साइड कोलैप्स, टू प्रिवेंट साइड कोलैप्स, यानी कि साइड को कोलैप्स होने से बचाते हैं, साइड को कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर एक्सकवेशन ये है कि हम लोग क्या करना होगा, एंगल ऑफ रिपोज के साथ अच्छा से खुदाई करना होगा, मिट्टी के जो जिस टाइप का मिट्टी उस हिसाब से एंगल ऑफ रिपोज के साथ खुदाई करना होगा। फिर बेंच के साथ बेंच लगाना होगा या फिर पटरा हो गया प्लैंक लगाना होगा, इस सब लगा करके सपोर्ट करना होगा। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सकवेशन वर्क परमिट शुड बी टेकन फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, ये तो सबसे टॉप में आना चाहिए प्रिकॉशन में। ये क्या है, मिडिल में आ रहा है। देखो सब वर्क परमिशन के नहीं है, वर्क परमिट नहीं है तो एक्सकवेशन नहीं होगा। तो स्टार्ट एक्सकवेशन होने से पहले, एक्सकवेशन स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले वर्क परमिट लेना होगा। वर्क परमिट लेंगे, वर्क परमिट अगर इशू होता है तब हम एक्सकवेशन करेंगे, अदरवाइज एक्सकवेशन नहीं करेंगे। Excavation pit must be properly barricaded and marked with a suitable warning board, a light at all time at 5 feet from the edge of the pit। वही तो लिखा हुआ है कि जो एक्सकवेशन का जो पिट होगा, जो गड्ढा होगा, उसको चारों तरफ से बैरिकेड कर देंगे, फिर बाद में साइन बोर्ड लगा देंगे कि यहाँ पे एक्सकवेशन है, यहाँ कोई गलती से उसके अंदर गिर ना जाए, साइन बोर्ड लगाएंगे। नाइट का प्रिकॉशन भी लेना होगा, नाइट में हमको लाइट लगाना पड़ता है, मतलब क्या लगाना पड़ता है, लाइट लगाना पड़ता है। और विजिबल होना चाहिए होता है कि लोगों को दूर से दिखे, नाइट का इश्यू होता है। डे में तो सफिशिएंट लाइट होता है कि आदमी दूर से देख लेता है कि वहाँ एक्सकवेशन है, साइन बोर्ड लगा हुआ है। नाइट के लिए देना होगा, और वो 5 फीट के डिस्टेंस पे लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने एक्सकवेशन जहाँ है वहीं पे लगा है, 5 फीट पहले लगाना होगा ताकि आदमी जो है ना 5 फीट पहले कम से कम पर रुक जाए। No loose material or load shall be placed on stack near the edge of the excavation, preventing the injuries to the person working low। ये लिखा हुआ है कि एक्सकवेशन का जो एज होगा, एक्सकवेशन का जो किनारा होगा, जो टेंच बन रहा है, जो गड्ढा बना, गड्ढे के किनारे पे कोई लोड नहीं रखना है, नहीं तो मिट्टी ढह जाएगा। ये तो सब लोग जानता है कि जहाँ पे गड्ढा होता है उसके साइड में अगर खड़ा हो जाएंगे, वजन देंगे तो ढह जाएगा। ये सारा चीज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिकॉशन फॉर एक्सकवेशन, आता है अंडरग्राउंड कटिंग और प्लैंक शैल नॉट बी परमिटेड। अंडरग्राउंड कटिंग अलाउड नहीं है। एक ही चीज को यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, वो नोट बनाने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। वो एक ही चीज को रिपीट कर दे रहा है, अंडर कटिंग और प्लैंक नॉट अलाउड। कोई भी गड्ढा है उसका अंडर कटिंग अलाउड नहीं होगा। वर्कमैन वर्किंग इनसाइड मस्ट वेयर द नेसेसरी पीपीई। जो आदमी इसके अंदर काम करेगा उसको वेयर करना होगा, पहनना होगा। जो भी आदमी एक्सकवेशन का अंदर काम करता है, कोई भी काम कर रहा हो, तो उसको क्या करना होगा, पीपीई पहनना होगा। पिक एंड सोवेल पीपल in excavation should kept far enough apart from preventing injury to another। देखो जो लोग सॉवेल से काम करते हैं, सब्बल सॉवेल के साथ काम करते हैं या पिक के साथ काम करते हैं, कोई औजार लेकर के खुदाई करते हैं जैसे हम लोग होता है, वो लोग क्या करना होगा, उसको एक दूसरे के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ऐसा ना कि ये हमारे दूसरा के पैर में मार दे और वो इसके पैर में मार दे। इसके लिए क्या करना होगा, उसको एक्सकवेशन के अंदर काम कर रहा हो और खुदाई करने के लिए तो क्या करना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। यहाँ लिखा पिक एंड सॉवेल पीपल वर्किंग इन एक्सकवेशन शुड केप्ट फार एनफ पार्ट टू प्रिवेंट इंजरी टू वन अनदर। यानी कि इसको एनफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा ताकि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दे। एरेक्शन ऑफ सॉइल मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रनिंग वाटर बाय डी वाटरिंग पंप। एरेक्शन ऑफ सॉइल, जहाँ पे एरेक्शन होता है, जहाँ पे खुदाई होता है, वहां पे जान लो कि ग्राउंड से कभी कभी पानी निकल जाता है, क्योंकि खुदाई होता है जहाँ अंडरग्राउंड पानी होगा, पानी निकल जाएगा। तो पानी निकल जाएगा तो पानी तो एक्सकवेशन का पिट में भर जाएगा। इसके लिए क्या होगा, वहां पे डी वाटरिंग पंप होना चाहिए, जो पानी को बाहर फेंकने वाला पंप लगाते हैं। जहाँ डीप खुदाई जो होता है, जैसे माइनिंग वगैरह होता है, माइनिंग जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे कोयला निकलता है, वहां पे क्या 2000 फीट तक खुदाई होता है। आपका चीना कोडी का माइनिंग सब 2000 फीट से ऊपर है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे वहां हमेशा पानी जो है, चूंकि वो 2000 फीट बहुत ज्यादा हो गया, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो क्या करेगा, वहां पे तुरंत आके भर जाएगा। इसलिए हेवी पंप लगा हुआ, 200 HP का पंप लगा हुआ, 300 HP का पंप लगा हुआ, जो 24 आवर्स रनिंग करते रहता है, जो पानी को हमेशा निकालते रहता है। आदमी जाता है तो हमेशा ड्राई मिलता है। कैसे मिलता, क्यों मिलता है, क्योंकि वो
पंप हमेशा उसको निकालते रहता है, पंप हमेशा उसको निकाल करके बाहर फेंकते रहता है। अगर उसको बंद कर दिया जाए पंप को, तो माइनिंग में क्या हो जाएगा, फिर काम नहीं हो पाएगा, अंदर पानी भर जाएगा। इसी तरीके से बहुत जगह पे जहाँ खुदाई हम लोग डीप खुदाई करना रहता है, वहां पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग, क्योंकि एक्सकवेशन के लिए हम लोग कहीं बड़ा बड़ा ट्रेंच बनाना है, कहीं पे हमारा फ्लाईओवर बनाना है, कहीं पे हमारा रेलवे का ट्रैक बनाना है, मेट्रो लाइन के लिए फ्लाईओवर बनाना है, इस तरह का जब कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, जो कंस्ट्रक्शन की कंपनी करती है, तो वो कभी भी डीप फाउंडेशन लेना पड़ता है। डीप फाउंडेशन लेना पड़ता है कभी रिवर के बगल में, कहीं अब रेलवे का ट्रैकिंग ब्रिज है, ब्रिज बनाना है, रेलवे का पासिंग ब्रिज बनाना है ब्रिज के रिवर के ऊपर, तो उसके बगल में जो खुदाई करेगा तुरंत पानी मिल जाएगा, तो इसमें क्या करना होगा उसको, वहां पे डी वाटरिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब एक्सकवेशन वाला काम इसमें भी आता है। तो ये आपका देखना होगा, जब आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करोगे तो ये सारा चीज देखने को मिलेगा। ठीक है। मैनुअल ट्रेंच ऑफ 1.5 मीटर डेप्थ, 1.5 मीटर डेप्थ शैल फर्स्ट बी कट मैनुअली बिफोर एक्सकवेशन इज डन बाय द मशीनरी। देखो, मशीन से खुदाई करने से पहले 1.5 मीटर तक मैनुअल कट होता है। मैनुअल कट होता है, क्यों 1.5 मीटर तक काटते हैं, क्योंकि वो चेक करने के लिए कोई अंडरग्राउंड विटिलिटी कोई चीज है तो नहीं, मिट्टी कैसा है, ये सारा चीज के लिए। ठीक है, डायरेक्ट एक्सकवेशन से खुदाई नहीं होता है। सबसे पहले आदमी क्या करता है, मैनुअल कटिंग करता है, जैसे इतना करके कटिंग कर दिया, इतना कटिंग कर दिया, अब जेसीबी क्या करेगा, इसका आकर के इसको डीप कटिंग करेगा। तो इस तरह का ये होता है, ये सब याद करने का चीज है, याद रखने का। तो यहाँ आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऑफ एक्सकवेशन टू प्रिवेंट द डैमेज टू अंडरग्राउंड यूटिलिटी, ये एक नया टॉपिक है। हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज से को डैमेज होने से बचाने के लिए, यानी कि हमको अगर कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है, अंडरग्राउंड कोई चीज है, तो उसको बचाने के लिए हमको क्या लेना होगा प्रिकॉशन। सबसे पहले मेकिंग द मार्किंग ऑफ एरिया। एक्सकवेशन जहाँ पे होता है, सबसे पहले एरिया को मार्किंग किया जाता है। मार्किंग मतलब क्या, निशान बनाना पड़ता है कि हमको यहाँ पे एक्सकवेशन करना है, उसको बैरिकेड करना पड़ता है उस एरिया का, दूसरा स्टेप में। तीसरा है कि चेकिंग द केबल डिटेक्टर, चेकिंग विथ केबल डिटेक्टर। एक मशीन आता है केबल डिटेक्टर वाला, जिसमें क्या होगा कि अंडरग्राउंड को केबल है तो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल केबल है। एक्सकवेशन ट्रायल ट्रेंच होता है, 1.5 मीटर तक हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल खुदाई करते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ मैनुअली खुदाई करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल रहा है। देखेंगे 1.5 मीटर तक जो भी चीज होगा, हमारा यूटिलिटी पाइपलाइन होगा, केबल होगा, ये सारा 1.5 मीटर तक ही होगा। 1.5 मीटर यानी कि 6 फीट से 7 फीट हो गया, 6 फीट हो गया, तो 6 फीट तक खुदाई करेगा मैनुअली। अगर ज्यादा खुदाई करना रहा तो उसमें मालूम चल जाएगा क्या चीज है। केबल डिटेक्टर से हम लोग को क्या करेगा, हम लोग को मालूम चल जाएगा। चेकिंग द केबल डिटेक्टर इन द ट्रेंच, ट्रायल ट्रेंच, ट्रायल ट्रेंच में हम लोग क्या करेंगे, केबल डिटेक्टर से उसको चेक करेंगे। तीसरा है कि फिलिंग अप द क्लियरेंस फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पे भी खुदाई करना रहता है हमको क्या होगा, उसमें हमको एक क्लियरेंस फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। क्लियरेंस फॉर्म क्या होता है कि हमको वहां से परमिशन मिल जाएगा कि हाँ, हम जिनको परमिशन है उसको खुदाई करने का, खुदाई करने का प्लांट के अंदर परमिशन लेने के लिए क्लियरेंस फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस क्लियरेंस फॉर्म में लिखा रहता है कि हम क्या क्या एक्टिविटी करने हैं, करना है, क्यों कर रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे इलेक्ट्रिकल का केबल आया तो इलेक्ट्रिकल वाला से फाइन लेना पड़ता है। उसके बाद जो है ना, अगर पाइपलाइन का हो गया तो पाइपलाइन सप्लाई यूटिलिटी वाला डिपार्टमेंट से साइन लेना पड़ेगा। उसी तरह से कोई गैस लाइन है तो उसका साइन लेना पड़ेगा। तो ये क्लियरेंस फॉर्म में सबका साइन होता है, ताकि मालूम चल जाए कि इसके अंदर में क्या क्या चीज है, और उसको अगर खुदाई करना जरूरी है तो उस सबको पहले पावर कट कर दिया जाए, उसको जो है ना डी एनर्जाइज कर दिया जाए, उसको आइसोलेट कर दिया जाए, उस सबको बंद कर दिया जाए, ताकि काम करने के बाद कोई एक्सीडेंट ना हो काम करने के टाइम पे। तो क्लियरेंस फॉर्म करना पड़ता है, क्लियरेंस फॉर्म मैकेनिकल एक्सकवेशन और ग्राइंडिंग, सारे चीज का हमको क्या करता है, क्लियरेंस फॉर्म लेना पड़ता है। तो ये होप इसको हम पॉज करते हैं वीडियो को यहाँ पे, आप कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो।